ये मैं आप लोगों को वेट और हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। नॉर्मली हम जो हमारा वेट है, हम उसको हर आदमी आज की तारीख में ओवरवेट से थोड़ा सा परेशान है और वो वेट मैनेजमेंट की कोशिश करता है, अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। जब हम वेट को रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो साथ में हमारा हेल्थ भी अफेक्ट करता है। तो वेट और हेल्थ दोनों को एक साथ मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस इज अवर पार्ट 1। तो वेट रिड्यूस करने के लिए हमको दो काम करने पड़ते हैं। एक तो हमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है और दूसरा हमको खाने पे नियंत्रण करना पड़ता है। मैं बताऊं, वेट रिड्यूस करने के लिए 30% रोल आपका एक्सरसाइज का रहता है और 70% रोल आपका खाने पे रहता है। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक्सरसाइज पूरी तरह से करी और खाने पे आपने नियंत्रण नहीं रखा, तो क्या होगा आपका 30+0 = 30%। आप अपने वेट रिडक्शन में 30% प्रयास कर रहे हैं। आप अगर एक्सरसाइज जीरो कर देते हैं और फूड कंट्रोल आप पूरा करते हैं, तो दोनों मिला करके आप वेट रिडक्शन में 70% काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप एक्सरसाइज चाहे जितनी ज्यादा करें, अगर आप खाने पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका वेट रिडक्शन का प्रयास 70% ही जाता है। दोनों को साथ में लेकर के हमको चलना है। जैसे कि हम मान लीजिए 30% हमको एक्सरसाइज है, हम इसको 20% करते हैं। हम 70% की जगह अगर हम 50% भी अगर हम प्रयास करते हैं, तो हमारा टोटल हो जाता है 70%। तो हमको इसको इंक्रीज करके 30% करना है और इसको इंक्रीज करके हम 70% करना है। तभी हम वेट रिडक्शन के लिए काम कर सकते हैं, हम उसमें सफल होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहलवान लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, WWE के पहलवान होते हैं, वो एक्सरसाइज तो पूरी करते हैं, बट खाना भी उसी हिसाब से ज्यादा खाने लगते हैं। अंडा आमलेट सब खाएंगे, प्रोटीनस फूड लेंगे, न्यूट्रिशियंस लेंगे, तो जिसके कारण उनकी बॉडी एकदम और तंदुरुस्त पे तंदुरुस्त, मसल मास उनका बढ़ता चला जाता है। हमको लीन एंड थिन अगर बॉडी चाहिए, तो हमको एक्सरसाइज और खाने दोनों पे नियंत्रण होता है। अब मैं बताऊंगा खाना, फूड। खाना हमारा क्या होता है? बेसिकली खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन 3 चीजों का भोजन करते हैं। इसके अलावा हमारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, बट बेसिकली हम खाने में 3 चीज खाते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनका बैलेंस हमारे भोजन में बहुत जरूरी है। इनका बैलेंस नहीं होने की वजह से हमारी भूख या तो ज्यादा लगने लगती है या हमारा कमजोरी आने लगती है, पाचन तंत्र हमारा डिस्टर्ब होता है और हमको हमारा वेट इंक्रीज या वेट लॉस में हम चले जाते हैं, हम वेट मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी, आपको मालूम है, नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी कोई भी चीज सेल्स की बनी हुई है और उन सेल्स में 15% प्रोटीन का योगदान है। तो सेल्स प्रोटीन से बनता है, मतलब सेल्स एमिनो एसिड से बनता है और एमिनो एसिड प्रोटीन से बनता है। तो हमको प्रोटीन का इंटेक पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। हम इसके बारे में आगे बाद में दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका भी हमको बैलेंस चाहिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रेशियो रखना है, मैं इसको अगले टॉपिक में बताऊंगा। लास्ट वन इज फैट, हमको ये थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। फैट हमको शरीर में रहना चाहिए। हड्डियों के ऊपर अगर थोड़ा सा फैट नहीं जमा होगा, तो हमारा लुक खराब हो जाता है, हम देखने में खराब लगने लगते हैं। तो फैट का भी एक सर्टेन रोल हमारे बॉडी में है। तो प्रोटीन, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक और ऑफ मसल मास, और एमिनो एसिड जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है और सेल प्रोटीन से बनता है। तो ये हमारा वेट मैनेजमेंट का पहला पार्ट है। अब वेट मैनेजमेंट करने में सबसे पहला है, हम जाएंगे 70% वाले पोर्शन पे, फूड पे, खाने पे। अब खाने पे जब हम जाएंगे, तो खाना हमारे शरीर में कैसे पचता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाने का पाचन हमारा सही तरीके से हो, बॉडी के हमारे सारे अंग, सारे पार्ट्स ठीक तरह से काम करें, तब भी हम इसको 70% कर पाएंगे। तो सबसे पहला वीडियो मैं आपको बताऊंगा पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र क्या होता है? अब हम देखें कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम,
पाचन तंत्र क्या है? तंत्र वह है जिसमें कुछ अंग मिल करके एक साथ कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है मुंह, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं, माउथ मुख गुहा, माउथ कैविटी। उसके बाद में हमारी ग्रास नली होती है, ऑइसोफेगस इसको हम कहते हैं। खाना हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत के बाद में ये रेक्टम से होता हुआ एनस में निकल जाता है। तो खाना हमारा इस रास्ते से पास होता है, मुंह से जाता है, मुंह से हमारे अंदर ग्रास नली में जाता है, फिर हमारे स्टमक यानी अमाशय में जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, देन टू द रेक्टम, जहां मल इकट्ठा होता है और एनस के माध्यम से बाहर निकलता है। इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे संचालन में, इस मूवमेंट के बीच में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां हैं जो हमारी पाचन में सहयोग करती हैं। इसमें से सबसे पहले मुंह की है लार ग्रंथि, उसके बाद जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय और हमारा इंटेस्टाइन, आंत्र ग्रंथि। तो ये हमारी 5 ग्रंथियां हैं और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हमारे पार्ट्स हैं। ये पूरा मिल करके हमारे पाचन तंत्र को बनाता है। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो डाइजेशन तो हम जान रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स अंटिल दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड इनटू द बॉडी। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन की को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में तोड़कर उसे रक्त की धारा में अवशोषित किया जाता है। हम जो भी खाते हैं उसको छोटे टुकड़ों में हमको ब्रेक करना है, ब्रेक करके उसको बॉडी से अवशोषित करना है और अवशोषित होने के बाद में यह ब्लड में जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। यह भौतिक रसायन हमारी प्रक्रिया होती है। मैं टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाऊंगा, मैं उतना ही पार्ट लेने का प्रयास करूंगा जो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। अब मेन फंक्शंस हैं, अगेन मेन फंक्शंस ऑफ डाइजेशन इज टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। हमारे को खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है तो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और हमको वीकनेस आ रही है या दूसरे प्रकार की परेशानियां होती है। तो पाचन का कार्य होता है भोजन को ऊर्जा में बदलना, एनर्जी में बदलना, टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। अब पाचन किन चीजों का होता है? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स जिनका पाचन होता है? पहला कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, प्रोटीन। 3 चीजों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। जल, विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स, ये छोटे होते हैं, ऑलरेडी छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं, इनका पाचन नहीं होता, इनका सिर्फ बॉडी हमारा एब्जॉर्प्शन करती है। और मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही पाचन क्रिया हमारी बिगड़ती है, एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी का कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लूज मोशन होते हैं या पेट से खाना सही तरीके से नहीं पचता, आप काफी कमजोरी में और धीरे धीरे आप मरणासन स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उस समय हमारा शरीर ना तो जल अवशोषित कर पाता है, ना विटामिन, ना मिनरल्स, कुछ भी चीजें अवशोषित नहीं कर पा रहा है और हमें प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अब मैं बताऊंगा आपको कि पाचन में ये देख रहे हैं, ये पोर्शन हमारा मुंह गुहा है। मुंह गुहा के बाद में ये हमारा फूड पाइप है, इसको हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के बाद ये हमारा अमाशय है, पेट है जहां पे खाना इकट्ठा होता है। इसके बाद में जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंबाई में ये बड़ी होती है, आकार में छोटी होती है, इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद खाना जो येलो कलर का इसका है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के से होता हुआ खाना हमारा नीचे, ये हमारा मलाशय कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, जहां मल हमारा एकत्र होता है और नीचे ये एनस के मार्ग से ये हमारा बाहर निकल जाता है। ये हम डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए। ये पूरा जो है ऊपर मुंह से लेकर के एनस तक का हिस्सा, ये हमारा कहलाता है आहार नाल और इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो मुंह से हमारा चला खाना पेट में गया, पेट से फिर छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से होकर के रेक्टम में गया, रेक्टम से जाकर के मलाशय। इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है, किस किस लेवल पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मुंह की बात करूंगा, माउथ कैविटी। ये हमारा माउथ कैविटी भी कहलाता है, ओरल कैविटी भी कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। जो भी कुछ खाना खाते हैं हम उसको बड़ी अच्छी तरह से पचाते हैं, चबाते हैं, चबा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। यहाँ मुंह में हमारे 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं, जिनके नाम है पैराटिड, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मेडुलर ग्रंथि। ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स, पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मेडुलर ग्लैंड। ये पैराटिड जो ग्रंथि होती है, पैराटिड जो ग्लैंड होता है, ये सांप में होता है, ये जहर ग्रंथि होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा ये क्या करती है,
हमको ये तीनों ग्रंथियां जो हमको एंजाइम्स देती हैं। देखिए, ये 4 प्रकार के एंजाइम्स देती हैं। ये एंजाइम्स हैं लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। हमें नाम पर नहीं जाना है। यहाँ बस एक बात बताना चाहूंगा कि मुंह में जिस वक्त हम खाने को चबाते हैं, उस समय एक लाइसोजाइम एंजाइम हमारा जो पैदा होता है, वो जीवाणुनाशक होता है। मान लीजिए गंदे हाथ से आपने भोजन लिया और खा लिया, तो जो जीवाणु हमारे मुंह में चले गए, उन जीवाणुओं को ये लाइसोजाइम हमारा मार देता है, खत्म कर देता है, और हमारा पेट में खाना थोड़ा सा शुद्ध होकर के जाता है। दूसरा टाइलिन और डाइस्टेज होता है। यह स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च यानी मंड या चोकर, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम चोकर कहते हैं, उसका पाचन। तो देखिए, स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो गया। नेक्स्ट होता है जो एंजाइम मिलता है, वो म्यूकस होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। साथ में बता दूं, ये जो मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार हमारा बनाती हैं। इस लार में ही हमारे ये 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें लाइसोजाइम हमारा इन जीवाणुओं को किल करता है, टाइलिन और डाइस्टेज हमारा स्टार्च का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि भोजन हमारा नीचे उतर जाता है। अब देखिए आप, हमने देखा था कि 3 चीजों को हमको पचाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, प्रोटीन। हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो गया है, इसलिए जब भी आप कार्ब्स ज्यादा लेते हैं, खाना आपका जल्दी पचता है। हालांकि कुछ पोर्शन जो यहाँ नहीं पचा है, नीचे जाकर के पचेगा, इसलिए कार्ब्स लेने पे हमारा खाना जल्दी पचता है, भूख हमको जल्दी लगती है, हमारी डाइट बढ़ जाती है। बट जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन बहुत देरी से होता है, बहुत स्लो स्टेज में होता है, इसलिए प्रोटीन फूड खाने के बाद में आपको भूख कुछ विलंब से लगती है। और साथ ही प्रोटीन से प्रोटीन एमिनो एसिड और एमिनो एसिड से हमारा बॉडी की सेल्स बनती हैं, उन सेल्स से हमारा शरीर और बॉडी का स्ट्रक्चर और सारे अंग बनते हैं। यदि हमारे सेल्स वीक है, हमारे अंग वीक है, तो सारे पार्ट्स हमारे सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अतः प्रोटीन का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में कितना लेना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे में चलेंगे। नेक्स्ट है ये आइसोफेगस। आइसोफेगस क्या है हमारा? आइसोफेगस है हमारा आहार नाल, ओ सॉरी, ग्रास नली। आइसोफेगस है हमारी ग्रास नली। कहाँ से शुरू हुई है, ये मैं कलर कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा है, ये आइसोफेगस है। इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ नोचन का मतलब ये धीरे धीरे खाने को धीरे धीरे स्टमक में भेजता है। इसमें सक्शन प्रोसेस से हमारे मुंह से खाना पेट की तरफ जाता है, इसलिए जब हम लेट के खाते हैं तो भी खाना हमारे पेट में जाता है। ये बाई ग्रेविटी नहीं जा रहा है, ये सक्शन से जा रहा है। तो ग्रास नली है, ग्रास नली की लंबाई हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें भोजन क्रमशः धीरे धीरे पेट में जाता है, जहां किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती। मतलब इस आहार नली में, ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये खाने को धीरे धीरे नीचे हमारे भेजता है, जिससे कि झटके से खाना हमारा पेट में ना पहुंचे। और मुंह में जो हम खाने को चबाते हैं, इसको हम बोलस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। हम ये इस पोर्शन में आ गए, स्टमक में। हम स्टमक में आए। अब स्टमक वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन हमारा स्टमक का है, पेट। यहाँ पे भोजन 4 घंटे रहता है। स्टमक में खाना हमारा 4 घंटे रहता है, इसलिए नॉर्मली जो आपको अलग अलग प्रोसेस से जो आपको वेट लॉस की टेक्निक्स में बताया जाता है, उसमें ये कहता है कि आपको ये चीज, आपको ये फलानी चीज खाना है, उसके बाद 4 घंटे कुछ नहीं खाना है, फिर खाना है, फिर 4 घंटे कुछ नहीं खाना है। उस 4 घंटे का एक इंटरवल आपको लेने के लिए कहते हैं। उसका रीजन मुझे तो यही समझ में आया कि पेट में खाना हमारा 4 घंटे रुकता है। इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग हमारा कार्डियक कहलाता है, बीच वाला भाग हमारा फंडिक कहलाता है, और नीचे वाला भाग हमारा ये पाइलोरिक कहलाता है। तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, पेट के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब हम फिर से देखें कि इसके अलग अलग भागों के काम क्या है। तो जो कार्डियक होता है, इसका नाम ही कार्डियक है, ये हार्ट के नजदीक होता है, इसलिए इसको हमने कार्डियक कर देते हैं। इसमें HCl एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसकी पीएच वैल्यू हमारी लगभग 2 होती है। अब देखिए, ये एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू 2 होती है, तो हमको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाती क्योंकि इसकी अंदर की जो सतह होती है पेट की, वो हमारा म्यूकोसा की बनी होती है, जो क्षारी होता है। अंदर की परत जो है म्यूकोसा की बनी होती है, जो क्षारी होता है, और यह HCl एसिड से प्रभावित नहीं हो पाती है। इसलिए जो इंटरनल लेयर ये क्षारी होती है हमारी, और इसमें अंदर एसिड रहता है, HCl एसिड रहता है।
अब जो जीवाणु हमारे मुंह में लाइसोजियम से नहीं मर पाए हैं, मुंह में आपको मालूम है एक पैटेट एक ग्रंथि होती है जो सांप में होती है, पैराटिड ग्रंथि, अगर उसके एंजाइम से नहीं मर पाते हैं, पेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में है वो उन जीवाणुओं को मार देता है, और पुनः ये जो है एसिड जो है हमारे भोजन को गला करके छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, जैसे हमने कोरोना के पीरियड में देखा है, ये अक्सर ये कहा जाता है कि कोरोना का वायरस भी हमारे मुंह में ही खत्म हो जाता है। यदि हम खाने को ठीक तरह से चबा रहे हैं तो मुंह में खत्म हो जाता है। अगर किसी कारण से मुंह से अगर वो पेट में चला जाता है तो हमने यही सुना है हमेशा कि वो पेट मार करके जब नीचे से निकाल देता है। लेकिन यही कोरोना वायरस जब नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में चला जाता है तो हमको दिक्कत होती है। इसलिए आपको मालूम हो कि मुंह में नाक की नली और सांस लेने वाली नली और आहार जो नली है दोनों पास पास ही होती हैं। जरा सा हम खाने में जल्दी या गड़बड़ करते हैं, वो बाजार से निकल करके खान श्वास नली में जाके कई बार भोजन हमारा फंस जाता है और ठसकी भी हमको आती है। तो कोरोना के मरने का रीजन यही है कि मुंह में पैराटिड ग्रंथि से निकला हुआ एंजाइम लाइसोजाइम उसको खत्म कर देता है, और यदि वो किसी तरह से पेट में पहुंच भी जाता है तो पेट में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको किल कर देता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फर्दर भोजन को गला देता है। बीच का पोर्शन जो होता है पेट का, ये फंडिक होता है, इसको रूसी भी कहते हैं। ये कांटेनुमा संरचना होती है। यह भोजन को थोड़ी देर रोक करके लगता है और धीरे धीरे ये भोजन को आगे बढ़ाता है, भोजन को एकदम से आगे नहीं भागने देता। एक तरह से ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है। और जब हमारा पेट खाली होता है, भूख लगती है, तो ये जो कांटेनुमा संरचना है ये खड़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसके बाद में जो आखिरी वाला हिस्सा है ये पाइलोरिक कहलाता है। इसमें जठर ग्रंथि रहती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें से जठर रस निकलता है। जठर रस में दो तरह से एंजाइम्स निकलते हैं। देखिए मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन में वह एंजाइम है जो दूध को दही बनाता है, इसलिए बच्चे जब दूध पीते हैं और अकन डकार लेते हैं तो वो यहाँ से दही बनने के बाद वापस मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। देखिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू हुआ, मुंह में प्रोटीन का कुछ नहीं हुआ था, आहार नली में ग्रास नली में कुछ नहीं हुआ था। पेट के पहले वाले पार्ट में पेट का नाम हम इसको अमाशय भी कहते हैं। स्टमक जो है अमाशय में पहले वाले हिस्से में हमारा कुछ नहीं हुआ था, दूसरे वाले हिस्से में कुछ नहीं हुआ था, इसके आखिरी वाले हिस्से में प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है। ये पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। इसलिए ये एंजाइम्स जो होते हैं हमारे खाने के पाचन में काम करते हैं। हमारी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से, गलत खाने की प्रक्रिया से एंजाइम्स हमारे डैमेज खत्म होने लगते हैं या कम निकलने लगते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर पाचन आपका बिगड़ रहा है तो आपको ये देखना है कि आपके बॉडी में प्रॉपर एंजाइम्स नहीं निकल पा रहे हैं। तो प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू हुआ है, अभी पाचन हुआ नहीं है, जबकि कार्ब्स का पाचन मुंह से ही शुरू हो गया था। तो अब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। स्टमक के बाद वाला हिस्सा आता है हमारा आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ये छोटी आंत है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का सारा पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। देखिए मेरी बातों को ध्यान दीजिए, भोजन का सारा पाचन छोटी आंत में खत्म हो जाता है। इसके तीन भाग होते हैं। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है इसके हम ड्यूडेनम कहते हैं। इसके बाद में ये दूसरा पार्ट है येलो कलर का, ये जेजुनम है, और लास्ट वाला ग्रीन कलर का ये इलियम कहलाता है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम नाम पे आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना मालूम होना चाहिए कि भोजन का पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कहाँ पे होता है? छोटी आंत के सबसे आखिरी वाले हिस्से में होता है। यहाँ पर कांटेनुमा शरीर संरचना होती है, इसे इलियम कहते हैं। यहाँ कांटेनुमा संरचना होती है जहाँ भोजन का पाचन भी होता है, और पाचन के बाद में ये कांटेनुमा जो संरचना है जिसको हम इलियम कहते हैं, ये भोजन से आवश्यक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे भोजन का पाचन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। यहाँ कांटेनुमा संरचना, यहाँ अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको हम इलियम कहते हैं। और इसी पोर्शन में जो पहले पेप्टाइड बन गया है प्रोटीन, ये पेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए स्टार्च तो हमारा मुंह में ही पच गया था, थोड़ा बहुत जो बचा तो आंत में जाके पच जाएगा, बट प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था। प्रोटीन का तो मुंह में बिल्कुल ही नहीं हुआ था। पेट में जाने के बाद वो पेप्टोन में बना था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में लास्ट में हमारा ये पेप्टाइड में जो है हमारा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। अब ये इसका हम दोबारा हम जाएंगे, ये छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा है
इसमें दो पार्ट है। ये हमारा एक ये है हमारा लीवर, इसको हम यकृत भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ये पैनक्रियास, पैनक्रियास को हम अग्नाशय कहते हैं, पैनक्रियास या अग्नाशय। तो ये हम हमारा दोनों हिस्से छोटी आंत के सबसे ऊपर वाले भाग से जुड़े होते हैं और ये कुछ एंजाइम्स पैदा करते हैं जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यकता होती है और वो हमको छोटी आंत में भोजन में दे देते हैं। अब इनके दोनों के रोल क्या है, अब यहाँ पे ये बता दूं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा पे जो अपर वाले पार्ट में बन रहा था, जब हम गंदा उल्टा सीधा खाते हैं तो ये बनना की क्वांटिटी इसकी ज्यादा हो जाती है और ये हम जब डकार लेते हैं तो डकार के माध्यम से ये हमारा गले में आ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है हमारा, ये हमारा ऊपर आकर के मुंह में आ जाता है, तो इसलिए हमको खट्टी डकार आने लगती है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना हमारा गड़बड़ हो गया है, ज्यादा बन रहा है, तो हमको खाने को कंट्रोल करना है। साथ ही एक बात और देखा होगा कि जब भी हमको उल्टी होती है तो नाक और मुंह में जलन होती है, उसका रीजन भी ये है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब नाक और मुंह में आता है तो हमको जलन देता है। अब यहाँ ऊपर वाले हिस्से में हम देख रहे हैं लीवर और पैनक्रियास दो चीजें जुड़ी रहती हैं। अब हम देख रहे हैं कि पेट से जो खाना हमारा आ रहा है, पेट से जो हमारा खाना आ रहा है वो खाना हमारा एसिडिक है, ये खाना हमारा एसिडिक है। जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एसिडिक खाने को नहीं पचा पाती, ये क्षारीय खाने को पचाती है। तो क्षार या बेस कहाँ से बनता है, ये लीवर बनाता है। लीवर हमारा पित्त बनाता है, जो पित्त उसको क्षारीय होता है, इसका पीएच हमारा 8 होता है। इसे कहाँ रखता है, ये रखता है गॉल ब्लैडर में। अब देखिए यहाँ पे अक्सर हमने ये सुना होगा कि गॉल ब्लैडर की बॉडी में कोई आवश्यकता नहीं है, इसको काट करके कई बार डॉक्टर्स निकाल देते हैं जब इसमें स्टोन या कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपके घर में अगर नगर निगम की नल लगा हुआ है तो फिर भी आप पानी की टंकी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको पानी की जरूरत है तो भरा हुआ पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम यहाँ गॉल ब्लैडर कर रहा है। ये लीवर में जो पित्त बन रहा है इसको गॉल ब्लैडर में ये स्टोर करने का काम करता है। इसका पीएच 8 होता है। यह जो है ये वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन यहाँ से ये लीवर में निकला हुआ जो हमारा पित्त है वो करता है। पित्त को ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, ये हमारा पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। और ये यहाँ से आवश्यकता अनुसार जो हमारे पेट से स्टमक से खाना नीचे आया जो हमारा एसिडिक होता है, इसको ये पर्याप्त मात्रा में पित्त देता है, क्षार देता है, बेस देता है, जिससे कि जो हमारा खाने को ये न्यूट्रलाइज करते हुए थोड़ा सा क्षारीय रूप ये ग्रहण कर लेता है। ड्यूडेनम इसको फैलाने का काम करता है, ड्यूडेनम और जेजुनम। खाना इन दोनों ड्यूडेनम और जेजुनम जो अपर पार्ट ऑफ हमारा इंटेस्टाइन है इसमें खाने में फैलता है, जिसमें ये सारे एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। तो हमने लीवर का काम देख लिया। इसी के अपर पार्ट में हमारा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा है पैनक्रियास, इसको हम अग्नाशय कहते हैं। अब पैनक्रियास को हम कहते हैं, हम पैनक्रियास को सिर्फ एक नाम से जानते हैं कि ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे इंसुलिन को ये पैदा करता है। तो इंसुलिन सिर्फ एक एंजाइम है। अगर पैनक्रियास जो है वो सारे एंजाइम्स रिलीज करता है जो खाने के पाचन में जरूरी होती है। ठीक है, तो ये पैनक्रियास होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है, फैट या चर्बी या वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च, मंड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन एमाइलेज करता है। तो कहाँ से कौन दे रहा है, ये पैनक्रियास दे रही है। देख रहे हैं हम कि हमारे मुंह से कार्ब्स का पाचन शुरू हो गया था और यहाँ के हेड पोर्शन में भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो गया। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ये इसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो 3 तरह के हमको एंजाइम्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जो भोजन का पाचन करता है। तो ये पैनक्रियास जो है हमारी पूर्ण पाचक ग्रंथि है, ये सारी चीजों का पाचन करता है, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों को ये पचाता है। तो ये अग्नाशय ये हमारी एक ग्रंथि है, इट इज ए ग्लैंड, टाइप ऑफ ग्लैंड, हमें जो फुल पाचक रस प्रोवाइड करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, लीवर का भी रोल है, बट लीवर सिर्फ पित्त बनाता है जो एसिडिक खाने को क्षारीय में कन्वर्ट करता है। गॉल ब्लैडर इस पित्त को अपने में स्टोर करके रखता है, यद्यपि यह बनाता कुछ नहीं है, निकाल देने पे हमें नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बनाने का कोई काम है नहीं है, लीवर डायरेक्ट देता है, लेकिन फिर रोल हमारा लीवर का बढ़ जाता है। और ये हमारी जो छोटी आंत में सबसे लास्ट में आई, यहाँ पे जो अंगुली नुमा संरचना है जिसको हम इलियम कहते हैं,
ये बहुत बड़ा रोल करता है यहाँ पे, जो हमारे खाने को अवशोषित करता है। जब हम बहुत तला भुना खाते हैं तो ये वैसा ही करता है जैसे आपके बर्तनों के अंदर स्केलिंग या फंगस लग जाती है। तो ऐसा ही है, इलियम के ऊपरी सरफेस पे एक फंगस की लेयर फॉर्म कर देती है हमारा ज्यादा तेली खाना, और फिर हमारा भोजन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में खत्म होता है, कम हो जाता है, हमें दिक्कत पैदा कर लेते हैं। इसीलिए अगर हमको फैट को बर्न करके एब्जॉर्ब करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इस इलियम का काम करना, सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको ऑयली खाना अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारी बिल्कुल हमेशा साफ बनी रहे और चीजों को हमारी फटाफट एब्जॉर्ब करती रहे। इसीलिए हमको ये कहा जाता है कि आप ऑयली फूड मत खाइए जब आपको दुबला होना होता है। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे खाने का सारा अवशोषण जो है छोटी आंच में हो गया, लेकिन अभी जल का अवशोषण नहीं हुआ है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, यह है लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं देख रहे हैं हम, इस तरह से घूम करके जा रही है। जो भी खाना बचा, जो सरप्लस मटेरियल बचा, कचरा कूड़ा बचा, सब चीज को निचोड़ लेने के बाद में जो अंतिम हिस्सा बचा वो बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत ने उससे जल को अवशोषित कर लिया, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हमारे रेक्टम में इकट्ठा करते हैं। इसको हम मलाशय कहते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होता है, जो एनस के माध्यम से हमारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, ये छोटी सी ये ग्रंथि होती है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। यह जो अपेंडिक्स होती है, यह हमारे घास फूस को पचाने का काम करती है। और घास फूस चूंकि हम खाते नहीं है, इसलिए इसका कोई रोल हमारे इसमें होता नहीं। पहले कभी खाते रहे होंगे तो ईश्वर ने हमको ये ग्रंथि दे रखी है। यह जो अपेंडिक्स जो है, ये विशेष रूप से हमारे जानवरों में जहाँ ज्यादा इसका रोल रहता है, हमारे शरीर में इसका रोल नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन ठीक तरह से काम नहीं करती है, किसी प्रकार से बीमार हो जाती है, तब ये होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जल का अवशोषण बंद कर देती है, और जल मल के साथ मिला रहता है और वो सीधे रेक्टम में इकट्ठा होकर के लूज मोशंस को देता है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब मैं फिर एक बताऊंगा कि हमारा शरीर तीन तरह की चीजों को का पाचन करता है। हम तीन तरह की चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तीनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट तो मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, फैट का प्रोटीन सबसे लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी वाले हिस्से में होता है। यह एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स कहलाता है। हमारी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो इसकी हमारे मौजूद रिक्वायरमेंट है। जल, विटामिन, खनिज का हमारा पाचन नहीं होता, इसका सिर्फ अवशोषण होता है। तो जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, हम वेट रिडक्शन के प्रयास में फेल होते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को हमको सही रखना है, और ये जो 70% वाला हिस्सा है इसको नियंत्रित करना है, तब हम वेट मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट में जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा कि कई बार होता यह है कि हम वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज करते हैं और साथ में डाइटिंग शुरू करते हैं। तो जब हम डाइटिंग शुरू करते हैं तो हमें कई प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। क्या हमको हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमें मेंटल प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमको प्रॉपर गाइड या मेंटर या डॉक्टर, डाइटिशियन की सलाह से ही इसको मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, या फिर आपको पर्याप्त नॉलेज हो। तो मैं भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो नेट पे या अपने जीवन के अनुभव से सीखा है वो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। प्रोटीन और कार्ब्स कितना कितना किस चीज को लेना है। कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटीन के खाने से गाउट हो जाता है, बट गाउट कब होता है, किस तरह के प्रोटीन के खाने से होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। थैंक यू।